आपके पास जो पेशेंट आते हैं, सबसे कॉमन वजह आप उनमें क्या देख रहे होते हैं कि इस वजह से ज्यादातर मरीज अपनी किडनी खराब करके? बीपी जो हमने कंट्रोल नहीं किया, डायबिटीज जो हमने कंट्रोल नहीं करी, स्टोन डिजीज जो हमने टाइमली ट्रीट नहीं करी, इन्हीं तीन बीमारियों की वजह से। अगर पानी भी कोई इंसान कम पी रहा है तो क्या उससे भी किडनी खराब हो सकती है? सबसे पहला और सबसे कॉमन जो है वो है हाइपरटेंशन, बीपी। कुछ लोग अपने काम की वजह से और वजहों से बहुत देर तक यूरिन होल्ड भी करके कुछ रखते लोग मोस्ट कॉमन फीमेल्स हैं, हैं, इसमें भी फीमेल्स हैं जो क्योंकि जगह नहीं होती उनको ना। आपका ब्लैडर धीरे धीरे करके न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तरफ बढ़ने लगता है कि वो इतना चौड़ा हो जाता है, उसमें फ्लो आने में दिक्कत आ जाती है। कि जो लोग दवाएं ऐसे फाँकते रहते हैं, खासतौर पर पेन किलर्स, उनकी भी किडनी खराब जल्दी बहुत होती है। कॉमन प्रॉब्लम है। ये भी एक कॉमन कॉज है। जो पेन किलर्स हैं, ये धड़ल्ले से खाना, ये किडनीज बिल्कुल बंद कर देती है। लोग हेल्थ चेकअप्स रूटीनली तो नहीं कराते, पर लोगों का पहला ये होता है कि हमें कुछ है ही नहीं तो हम टेस्ट क्यों कराएं। डॉक्टर्स खुद तो कह देते हैं कि हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। क्या डॉक्टर्स खुद भी अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं? कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। डॉक्टर्स तो सबसे खराब पेशेंट्स हैं। हर इंसान ये चाहेगा कि आप उसको ट्रांसप्लांट से पहले का कोई विकल्प बता दें। आपके पास भी कोई विकल्प होता है? डायलिसिस एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारा मरीज जब तक कि ट्रांसप्लांट के लिए तैयार नहीं हो रहा है वो डायलिसिस पे जीवित रह सकते हैं। हमने अवेक किडनी ट्रांसप्लांट, इसी पे सवाल आता है मरीजों का कि सर आप किडनी तो लगा रहे हो, कितनी साल चाहिए? हम दिल्ली में आयुष्मान भारत में ना सिर्फ ट्रांसप्लांट बट पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशन भी सरकार दे रही है। भारत में जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें 80% किडनी देने वाली पत्नी होती है। फीमेल्स का कैरेक्टर ये है कि वो अपना बलिदान करना चाहते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। जैसे अगर आप पानी कम पीते हैं, जैसे अगर आपको हाई बीपी है और आप उसे काबू में नहीं रखते। ऐसी छोटी छोटी आदतों से हमें पता भी नहीं चलता और धीरे 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 हमारे शरीर के ऑर्गन्स थकने लगते हैं और जवाब देने लगते हैं। और उसमें से एक सबसे अहम ऑर्गन है किडनी। किडनीज खराब होती हैं तो पूरे सेहत का हिसाब किताब बिगड़ सकता है। और दुख की बात यह है कि किडनीज अपने खराब होने का पता बहुत देर से देती हैं, यानी बहुत लंबे समय तक वो एक अच्छे दोस्त की तरह आपका साथ निभाती हैं। आप किडनीज के और अपने शरीर के बाकी ऑर्गन के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं कि आपकी किडनीज लंबे समय तक आपका साथ निभाएं? कोई भी लक्षण हो तो आपको इंडिकेट करें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए तो टाइम पर उसका इलाज भी करा सके, चाहे फिर जरूरत ट्रांसप्लांट की ही क्यों ना हो। तो आज बात किडनीज की सेहत की करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभ्युत्थन सिंह जादौन हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली से जुड़े हुए हैं और वहां किडनी ट्रांसप्लांट की टीम को लीड कर रहे हैं। लंबे समय से लोगों को किडनीज की अच्छी सेहत के बारे में भी बता रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनका कामयाबी से इलाज भी कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में ही इंडिकेट किया कि अगर पानी भी कोई इंसान कम पी रहा है तो क्या उससे भी किडनी खराब हो सकती है? जरूर से ना। तो किडनी खराब होने के 3-4 मेन रीजंस हैं। जी। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो है वो है हाइपरटेंशन, बीपी। बीपी अनकंट्रोल्ड बीपी जो रेज रहता है उसकी वजह से किडनीज खराब हो रही है। दूसरा है डायबिटीज, जिसकी वजह से अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, शुगर्स को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, दवाइयाँ पूरी नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से बहुत कॉमन किडनी खराब है। तीसरे रीजन पे आता है कि अगर हम पानी ना पिए जिसकी वजह से हमारे किडनी स्टोन बनाने लग जाए, और किडनी स्टोन जो बन गया है वो अनट्रीटेड रह जाए, मतलब कि हम उसे टाइमली ना निकलवाएं। जब वो गुर्दे में फंस गया है, गुर्दे में सूजन कर रहा है और वो गुर्दे को खराब करने वाला है, हम दर्द होने का इंतजार ना करें। हम ऐसा कहते हैं कि अगर किडनी दर्द करना बंद कर दे तो इसका मतलब किडनी थक गई है। तुम्हें समझाते समझाते कि भाई मैंने पथरी है, मैं कोशिश कर रही थी कि तुम्हें समझा दूं कि तुम निकलवा लो, और अगर मैं थक गई हूँ, दर्द करना बंद कर दिया, तो एक गलत साइन है। मतलब वो साइन है किडनी ने गिव अप कर गिव दिया। अप कर दिया है। तो थर्ड कॉमन कॉज है कि पानी कम पीना, स्टोन होना, किडनी खराब होने का। शुरू के दो कारण जो 80% किडनी खराब कर रहे हैं वो तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर को अगर हम लोगों को समझाएं तो अक्सर हम देखते हैं कई लोग बहुत कैजुअली कहते हैं अरे हमारा तो 150 ही रहता है। तो क्या ये उनका नॉर्मल हो सकता है? बीपी का विदेशियों ने कई बार इसका रेंज बदल दिया है। कभी 140 नॉर्मल बता देते हैं ऊपर वाला, कभी 90 नीचे वाला, कभी 80, 120। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि इंडियंस के लिए क्या है। तो जितना मेरी समझ है 130/80, 130 ऊपर का, 80 नीचे का। अगर आपका इससे ज्यादा है बीपी तो दवाई आपको चालू कर देनी चाहिए। ट्राई करें कि इस रेंज में आप उस बीपी को रखें।
मैं बीपी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने देखा है जो मेरे मरीज आते हैं किडनी खराब होने पे, उनका भी यही है कि सर हमारा बीपी तो 150/90 या 160/100 ही रहता था, फिर भी हमारी खराब हुई। तो मेरा मानना तब से हो गया कि 130/80 अगर आपका है, उसके लिए चाहे आपको 1 गोली लेनी पड़ रही है, 2 लेनी पड़ रही है, ट्राई टू मेंटेन दैट। कितनी भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आपको उसके लिए करनी पड़ रही है, नमक कम कर रहे हो, आप खाना अपना सुधार रहे हो, बट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट कि बीपी इतना ही रहे, शुगर आपकी भूखे पेट की और खाना खाने के बाद वाली कंट्रोल में रहे। 3-3 महीने पे आप अपना जो शुगर का टेस्ट करा रहे हैं, HbA1c जिसे हम कहते हैं, जो पुराने 3 महीने का आपको बताता है कि पहले आपके 3 महीने जो बीत गए 3 महीने, उसमें आपने कैसा शुगर का कंट्रोल रखा है। अगर वो भी 6.5 के नीचे है, 6.4, 6.5, लोग बाग उसको भी बदलते रहते हैं, तो अगर 6.4 के नीचे है तो इसका मतलब हमने शुगर भी कंट्रोल रख रखी है। चाहे उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, जो हमारी OH है जिसे हम कहते हैं, या इंसुलिन भी लेना पड़ रहा है, तो भी आप उसे लेते रहें और शुगर कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये दोनों आप कंट्रोल में रखेंगे तो किडनीज ठीक रहेंगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोग हेल्थ चेकअप्स रूटीनली तो नहीं कराते, जो कि भारत की सच्चाई है। सभी डॉक्टर्स हमें यहाँ आके बताते हैं कि 30-40 के बाद आपको रेगुलर चेकअप कराने चाहिए, पर लोगों का पहला ये होता है कि हमें कुछ है ही नहीं तो हम टेस्ट क्यों कराएं। किडनीज के साथ और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किडनीज को इंडिकेशन देती हैं कि अगर खराब होने वाली हैं तो। मैम आपने 2 सवाल किए, एक तो हेल्थ चेकअप का, तो डॉक्टर्स खुद तो कह देते हैं कि हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, क्या डॉक्टर्स खुद भी अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं? कराते हैं क्या? नहीं कराते मैम। डॉक्टर्स तो सबसे खराब पेशेंट्स हैं एक तरीके से। डॉक्टर्स खुद की जांचें भी नहीं कराते, अगर कुछ बीमारी भी हो जाती है तो दवाई लेने में भी कतराते हैं। बताइए। तो हेल्थ चेकअप कराने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए। अगर आप 30 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं तो आपको हर 6 महीने में एक बार अपनी बेसिक जांचें, एक बार अपने जनरल प्रैक्टिस में, जो भी आपके घर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, जनरल प्रैक्टिस में जो भी आपके घर के पास है उस पर जाके मिले, बीपी, शुगर, यूरिन रूटीन जैसे बेसिक टेस्ट करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपका खून की कमी हो सकती है, आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो CBC, RFT, LFT बेसिक टेस्ट है, साल में एक बार करा लें 30 ईयर्स पे। चेस्ट एक्सरे, ECG, ये तो बड़े टेस्ट हो गए। फिर भी ये मतलब अगर आप जाएंगे और आप कराएंगे तो 500 रुपये से कम में सारी जांचें हो जाती हैं। क्या हम साल में 2 बार अपने ऊपर 500 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते अपनी सेहत के लिए, सिर्फ जस्ट चेक कर? लोगों की भ्रांति कि अगर हम चेक कराएंगे तो इसमें कुछ कमी निकल जाएगी तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ जाएंगी जी, या फिर डॉक्टर पे विश्वास करें कि भाई अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो ही वो दवाइयाँ देगा। जनरल प्रैक्टिशनर ये तो बड़ा दो धारी तलवार है। हाँ। लोग कहते हैं टेस्ट कराया, कुछ निकला ही नहीं, ऐसे ही डॉक्टर साहब ने टेस्ट करा लिए। दूसरा, अरे टेस्ट कराएंगे तो कुछ निकल आएगा। तो दोनों है, इस दुविधा से कैसे निकालेंगे आप लोगों को? ये तो है कि अगर नहीं निकल रहा, ये समझाना बहुत जरूरी है कि अगर जांचें करा के अगर आपकी जांचों में सब नॉर्मल आया है तो उससे दुखी ना हो, उससे खुशी होनी चाहिए आपको कि भाई पैसे वेस्ट नहीं हुए, बट आपको जो मन की शांति मिली है कि भाई मेरे शरीर ठीक है, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। और एक बार आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लिया, चलिए मान लीजिए हमारा पॉडकास्ट सुना किसी ने और आज बीपी, शुगर और यूरिन रूटीन अपना चेक करा लिया, अब वो निकल आया ठीक रेंज में, फिर वो 1-2 साल दोबारा नहीं जाएगा टेस्ट कराने के लिए? आपके एज के हिसाब से कि आपकी एज कितनी है। अगर आप, ये तो हमने किडनी डिजीज के बारे में बात की, यूरिन, उसके अलावा जो बेसिक टेस्ट है CBC, RFT, आपका अगर और कोई बीमारी आपके शरीर में पहले थी उसका आपने रेगुलर फॉलो, तो अगर आप 40 ईयर्स के ऊपर है तो आपको हर 6 महीने में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। अब तो जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उनमें वो वैसे भी आपको रियम्बर्स कर रहे हैं, तो क्यों ना कराया जाए। 30 ईयर्स के ऊपर, विदेशों में 30 ईयर्स मान लिया उन्होंने कि 30 ईयर्स के ऊपर हम हर 6 मंथली कराना चाहते हैं। इंडिया में अगर हम 40 भी फॉलो करने लग जाए तो भी हमारे कई सारी बीमारियां स्टार्टिंग में पकड़ लेंगे हम, उसका एंड स्टेज तक आने से पहले ही हम उसे ठीक कर देंगे या एटलीस्ट कंट्रोल कर लेंगे कि एंड का स्टेज आए ही ना। तो पहले मैं एक बार फिर अपने बेसिक सवाल पे लौटती हूँ, क्या किडनी कोई इंडिकेशन देगी डे टू डे लाइफ में कि खराब हो रही है? मैम किडनी जब इंडिकेशन देती है तब तक लेट हो गया था, मतलब किडनी जब बिल्कुल खराब हो जाती है तब पाँव में पानी, सूजन, आंखों के नीचे सूजन, अगर ये सब हो रहा है, आपको भूख कम लगना, फेफड़ों में पानी भरना, अगर आपको ये सब होने लग गया तो इसका मतलब आपकी किडनी खराब हो चुकी है। आपका क्रिएटिनिन जो 1.81 तक रहना चाहिए था वो 8 या 10 हो चुका है। तो उस समय जब पेशेंट हमारे पास आया है या फिर पेशेंट का अगर वो स्थिति आ गई है तो हमें समझना है कि क्या वो स्थिति किडनी की ऐसी खराबी से आई है जो हम रिवर्स कर सकते हैं, या किडनी की ऐसी स्थिति से आई है कि वो रिवर्स नहीं हो सकती, जिसे हम कहते हैं AKI या CKD। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। AKI मतलब अक्यूट किडनी इंजरी। अक्यूट किडनी इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे दोनों गुर्दों में पथरी फंसी, दोनों नलियों में,
गुर्दे सूज के पेशाब बनाना कम कर दिया, क्रिएटिनिन बढ़ गया। या फिर हम भागने गए, हमने मैराथन रन करी, हमने करीबन 22 किलोमीटर भाग लिए और एकदम से किडनी बंद हो गई, ऐसा होता है? ऐसा भी हो सकता है। तो ये AKI है। AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, ये रिवर्स हो सकती है। मगर अगर आपकी किडनी CKD हो गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब आपका क्रिएटिनिन 3 महीने से 6 महीने तक बढ़ता ही रहा, 10, 8, 6 ऐसा ही रहा, रिवर्स नहीं हुआ, और ऐसा कोई कारण भी नहीं मिला डॉक्टर को जिसको कि उसे रिवर्स किया जा सके, तो आप CKD हो गए, आपका किडनी परमानेंट डैमेज हो गया। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले अक्यूट किडनी इंजरी की बात करते हैं। आपने जैसे कहा 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो पथरी हुई, उसका इलाज हो गया, और फिर किडनीज जो है और भी कारण हो सकते हैं मोटे तौर पे। दूसरा एग्जाम्पल आपने मैराथन का दिया। बहुत सारे लोग मैराथन दौड़ते हैं और आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, जो लोग प्रॉपरली फिटनेस रिजीम में नहीं भी हैं वो भी मैराथन दौड़ने जाते हैं। मेरा ख्याल है ये भी गलत करते हैं। बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम करना, या फिर जिसके लिए आपकी बॉडी ट्रेन नहीं है, आपका हार्ट ट्रेन नहीं है, जो बेसिक मेजर मसल है जिसको हमें ट्रेन करना चाहिए वो हार्ट है, अगर आपका वो भी ट्रेन नहीं है और आप एकदम से भागने लग जाएं जस्ट बिकॉज कि हम भाग सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हर चीज़ की तैयारी करके काम करना है। फिर भी हो सकता है आपको, अगर आप रेगुलरली भाग रहे हैं, मायोग्लोबिन यूरिया या फिर मिथ हीमोग्लोबिन यूरिया, ये बीमारियां हैं जो हो सकती हैं आपको, बट ये रिवर्सेबल है, इससे घबराना नहीं है। 3 से 7 दिन में डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, वो ठीक कर सकते हैं आप। किडनी अपने आप, किडनी एक अच्छा ऑर्गन है। लेकिन अगर आप इस दिल्ली की गर्मी में बिना तैयारी के मैराथन दौड़े, नहीं करना चाहिए, तो ये संभावना है कि किडनीज गिव अप करें। कर सकते बिल्कुल। ओके, पहला क्वेश्चन जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा कि कोई इंडिकेशन इनिशियली तो किडनी देगी नहीं कि वो खराब हो रही है। उसके बाद आते हैं यूरिन रूटीन टेस्ट पर, जो एक बेसिक टेस्ट है जो कोई भी करा सकता है इजीली। क्या यूरिन रूटीन जो है वो किडनी खराब होने का अच्छा इंडिकेशन दे सकता है? बिल्कुल, बहुत पहले इंडिकेशन दे सकता है। मतलब यूरिन में हम 2 चीजें देखते हैं कि एक तो उसका पीएच कैसा है, एक उसमें कुछ और सामान तो नहीं आ रहे जो यूरिन में नहीं आने चाहिए, जो कि है प्रोटीन। कि प्रोटीन लॉस तो नहीं करने लगी किडनीज, मतलब हमारे यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आने लगी। ये बहुत अर्ली इंडिकेशन है जिसको हम पकड़ सकते हैं, किडनी खराब होना स्टार्ट हो रही है। फिर हम और जांचें करा सकते हैं कि भाई क्यों हो रहा है लॉस। हम हमारा जब ब्लड टेस्ट कराएंगे, KFT जो हम कराते हैं, उसमें क्रिएटिनिन जो बहुत सबको ही पता है आपको, तो क्रिएटिनिन 0.8 से 1.4 या 1.6 या 1.8 हो गई। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये क्यों हुआ है, क्या ऐसा कारण आया हमारे शरीर में, क्या बदलाव आया हमारे शरीर में जो हमारा 0.8 रहना चाहिए जो बदल गया। क्या हमारे BP चल रहा है, हाइपरटेंशन जिसे, क्या हमारे डायबिटीज चल रही है, क्या हमारे स्टोन फंस गए हैं, या क्या हमारे पेशाब नहीं उतर रहा है कि पेशाब रुक रहा है जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ रही है, या और कोई ऐसी बीमारी हो गई है हमारी जो इस उम्र में ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, इस वजह से बढ़ा हुआ। उसको अगर हम उस लेवल पे भी कंट्रोल कर लें तो हम एंड स्टेज जो आने वाली, जिसको हम डर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, अगर हम 1.8, 2.4 पे भी उसे कंट्रोल कर लें बेसिक डिजीज को जिसकी वजह से वो वहाँ पहुंचा है, तो भी हम उसे कई सालों तक उस लेवल पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो अगर किसी इंसान को पेशाब रुक रुक के आ रहा है या फिर यूरिन पास होने में उसे दिक्कत हो रही है, उसे भी इसे सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल मैम, वैसे तो मैं ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, बट मेरी पढ़ाई यूरोलॉजी की भी है जी। मैंने जो डिग्री करी वो MC, तो ये पेशेंट्स भी हम देखते थे जरूर से, जिसको पेशाब रुक रुक के आ रहा है। इसका मतलब पेशाब तो एक समझिए आप डैम है, डैम का दरवाजा खुला होना चाहिए, पानी निकलना चाहिए दरवाजे से, अगर नहीं निकलेगा तो पीछे पानी भरने लग जाएगा, डैम में पीछे पानी भरने लग जाएगा। ऐसा ही किडनी का है, किडनी से यूरिन बन रहा है, दोनों नलियों से यूरेटर जिन्हें कहते हैं उससे पेशाब की थैली में आ रहा है, पेशाब की थैली से आगे से पेशाब निकल। अब जो प्रोस्टेट या फिर और भी कोई कारण जिसकी वजह से पेशाब रुक रहा है, तो पेशाब की थैली में पड़ा रहेगा पेशाब, उसकी वजह से बैक प्रेशर चेंजेस, मतलब वो पीछे की तरफ गुर्दे पे प्रेशर पड़ेगा, सूजन गुर्दे में आएगी, किसी भी कारण से गुर्दे पे सूजन आएगी तो गुर्दा अपना धीरे धीरे करके तकलीफ में आएगा और काम करना कम कर देगा। वो भी एक कारण है जिससे कि इरिवर्सिबल डैमेज, कि अगर आप उसको बाद में ठीक करें तो पेशाब में रुकावट को आप थोड़े सालों बाद ठीक करें तो आप रुकावट तो ठीक कर सकते हैं, बट जो इरिवर्सिबल डैमेज किडनी को हो गया है जिसकी वजह से वो CKD ग्रेड 2, 3 या 4 में चला गया है, और भगवान ना करे 5 में चला गया कि डायलिसिस डिपेंडेंट हो गया, तो उसको आप टाइमली ट्रीट करें तब तो ठीक है, बाद में ट्रीट करके कोई ज्यादा फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। ओके, तो ये तो हुआ कि अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसीलिए शायद पानी पीने की अहमियत है कि वो यूरिन का फ्लो भी बना रहे आपका। यूरिन का फ्लो तो मैम पानी आप पिएंगे, अगर आप, हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप AC में रहते हैं
तो आप 3 से 3.5 लीटर पानी भी पिए तो भी आप अराउंड 2.5 लीटर यूरिन करेंगे। आमतौर से यूरिन अगर आप अडल्ट हैं तो 2 से 2.5 लीटर यूरिन आपको दिन में करना चाहिए। पानी का इंटेक की बात नहीं कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप धूप में काम कर रहे हैं, आपका फील्ड का वर्क है, तो आपको 2.5 लीटर यूरिन करने के लिए 4.5 पानी पीना पड़ सकता है, 4.5 लीटर पानी, क्योंकि बाकी आपकी बॉडी खपा लेगी, पसीने में निकल जाएगा, बॉडी खपा लेगी, सांस में निकल जाएगा। तो आपको पेशाब इतना करना है कि आप 2 लीटर 2.5 लीटर करें। तो अगर आप इतना कर रहे हैं और फ्लो से कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके अब दूसरी चीज आपने क्रिएटिनिन बताया। ज्यादातर लोग अपने जो हेल्थ चेकअप्स कराते हैं उसमें KFT किया ही जाता है और लोग क्रिएटिनिन को देख के ये समझ लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो बोल्ड रेंज और नॉर्मल रेंज दिखा रहा है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, या लिपिड प्रोफाइल है, उसमें अगर 1-2 पॉइंट का वेरिएशन है तो लोग सोचते हैं अच्छा हम बॉर्डर लाइन है। अब आप लोगों को ये समझाइए कि क्रिएटिनिन में 1-2 पॉइंट का वेरिएशन कितनी बड़े मायने रखता है। तो हमें ये समझना है कि क्यों आया है, कि वो 0.1 से 1.1 से 1.6 क्यों हुआ है। क्या हम उस कारण को ढूंढ सकते हैं? क्या वो ऐसा कोई कारण है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं? जी, अगर ये कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें झुकना चाहिए। उसकी मतलब कई कारण है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो। आप जब भी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलेंगे वो आपको समझाएं कि भाई किस वजह से आपका बढ़ा है, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। रीनोप्रोटेक्टिव मेडिसिन भी आती हैं जिसको हम देते हैं कि भाई किडनीज थोड़ा और अच्छा हो जाए, थोड़ी दवाई से हम उसको और प्रोटेक्ट कर सकें। अगर वो और ज़्यादा बढ़ गया है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज, तो एटलीस्ट उस लेवल पे तो रुक जाए। तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। 1-2 पॉइंट को बढ़े हुए, जैसे 1 से 2 हो गया क्रिएटिनिन, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अब 2 से और ना बढ़े, 2 पे ही रुक जाए। कहने का मतलब ये है कि बाकी ब्लड लेवल्स जो होते हैं वो 1, 2, 3 में शायद उतने मायने ना रखते हो, लेकिन किडनी में क्रिएटिनिन का लेवल 1 से 1.3 और 1.6 के बीच में भी उसके मायने बदल जाते हैं। तो पॉइंट्स का वेरिएशन भी जो है वो बहुत मायने रखता है। उसको ये मत समझिए कि अच्छा यहाँ पे 1.5 लिखा है, मेरा 2 है तो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब ऐसे लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंचते हैं, जैसे आपने कहा कि उसके भी लेवल है, किडनी खराब होने के भी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो इसका मतलब एकदम से किडनी शट डाउन नहीं होती। अगर आप लकी हैं तो। अच्छा, लक चाहिए इसमें। लक चाहिए मैम। अगर आप अगर आप लकी हैं तो ही आप ग्रेड 2 ग्रेड 3 स्टेज पे हमारे पास आ पाएंगे। कि आप इतने समझदार थे, आपने ब्लड टेस्ट कराया, तब हमने आपको स्टेज 2 CKD जिसमें क्रिएटिनिन 2 से 2.5 है, आपका GFR 90 के आसपास है, उस पर हमने आपको रोक लिया ताकि हम 90 वाले GFR को हम थोड़े दिन चला सकें। GFR क्या होता है? तो हम क्रिएटिनिन जो हमारा ब्लड टेस्ट है, आप सिंपल से समझें कि किडनी का काम करने वाले फंक्शन को हम GFR कह रहे हैं। अच्छा, तो जिसको हम कैलकुलेट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ब्लड टेस्ट है जो हम करते हैं, जिसको हम क्रिएटिनिन को एक फॉर्मूला है इंटरनेट पे डालेंगे, तो जिसमें हम रेस, हम किस प्रजाति से हैं, हमारा एज, हमारा सेक्स मेल है या फीमेल है, हमारा वेट, ये सब अगर हम डालेंगे तो हमारा EGFR आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है हम एक स्कैन है, हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन है, तो उसमें हम DTPA स्कैन जिसे कहते हैं, जिससे हम एग्जैक्ट GFR अपना बता सकते हैं। ये जो EGFR इंटरनेट पे ढूंढने से आ जाएगा, जिसमें आपने कहा रेस, एथनिसिटी, तो उसमें क्या आप एशियन डालते हैं? क्या डालते हैं? एशियन डालेंगे, एशियन डालते हैं। हमारा एशियन डालेंगे। फिर GFR जो, और फिर आप अपनी एज डालेंगे, वेट डालेंगे, एथनिसिटी डालेंगे, और क्रिएटिनिन का लेवल डालेंगे। BMI, कई सारे फॉर्मूला में BMI भी है, तो BMI डाल सकते हैं, तो आपको आपका EGFR बता देगा। और वो ये बताएगा कि आपकी किडनीज जितने भी फंक्शंस हैं वो ठीक से कर रही है, किस लेवल पे है। हम बात कर रहे थे कि क्रिएटिनिन बढ़ तो गया है, तो वो किस स्टेज पे हमारे पे आए, मतलब किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है। तो अगर हम स्टेज 2 या 3 पे आए हैं तो हम कोशिश करेंगे उस पर ही रोक पाए। डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे, जिस भी कारण से वो वहां तक पहुंचा है, हम उस पर रोक पाए, उस कारण को कंट्रोल करके। बट ऐसा आमतौर से होता नहीं है। हमारे पास पेशेंट जब आता है तो मैक्सिमम स्टेज 4-5 का आता है। अच्छा। 5 का मतलब वो, बल्कि 5 के बाद भी वो 3-4 जगह घूमकर हमारे पास आया हुआ होता है। वो कहाँ घूम रहा होता है पेशेंट? मैम ऐसा कहते हैं कि जब आपको परेशानी है तो आपको एक डूबते को तिनके का सहारा भी अच्छा लगता है जी। तो उसको कोई भी गलत अगर राय दे दे, मिसगाइड कर दे कि भाई तुम ये दवाई ले लो तो तुम्हारा क्रिएटिनिन वापस नॉर्मल हो जाएगा। वो दवाई कौन सी है? जड़ी बूटी में कई लोग गर्म पानी के टब्स में डुबा रहे हैं और खूब सारे लोगों को डुबा रहे हैं, जिसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। मतलब मैं तो उस चीज का फील्ड का वो नहीं हूँ, बट मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम वहाँ
गए थे पहाड़ों में, वहाँ उन्होंने ये कहा कि आप इसमें डूबिए, महीने भर हमारे यहाँ रहिए, हफ्ते में हम आपको 2 बार उस गर्म पानी के वाटर टब में डुबाएंगे, आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा, आपको किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई मिला जो डूब के फिर नहीं पार मैम, हो गया? नहीं मैम, मगर हाँ 1000 में से एक उनके पास भी वो रिवर्सिबल किडनी वाले तो पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं उनके पास सारे सीकेडी पहुंचे, मतलब किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले सारे नहीं पहुंचेंगे, कोई 1000 में से एक तो वो वाला पहुंचेगा जो अक्यूट किडनी इंजरी से जो वैसे भी ठीक हो जाता, जो वैसे भी ठीक हो जाता, तो वो पहुंचेगा, तो वो तो उन्होंने रख लिया। बाकी जो डायलिसिस की जिनको जरूरत पड़ने वाली है उनसे उन्होंने अपना मॉनिटरी गेन कर लिया। पर ऐसे डॉक्टर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, ये गर्म पानी के टब में डूबने से होता क्या है? नहीं, कुछ नहीं होता मैम, जो मेरा समझदारी कहती है तो वो आपका खाना पीना ही ऐसा बदल देते हैं कि आप प्रोटीन इंटेक ही नहीं कर रहे हो, आप हरे पत्ते की सब्जी खा रहे हो, आप खीरे टमाटर खा रहे हो, तो आपका क्रिएटिनिन थोड़ा तो कम वैसे ही हो जाएगा। जब आप प्रोटीन इंटेक करेंगे तभी किडनी उसको काम करने के लिए मजबूर करेगी और आप क्रिएटिनिन बढ़ेगा। क्रिएटिनिन क्या प्रोटीन की अधिकता से भी बढ़ता है? हाँ, मतलब आप अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे, आप में मसल मास ही नहीं होगा, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा क्यों? तो क्या किडनी के मरीजों को प्रोटीन कम लेने की सलाह दी जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं ये है। भी मिथ है, तो हम उनको 0.8 ग्राम पर केजी पे खिलाते हैं। 0.8? हाँ, मतलब नॉर्मली जब हम जो खाते हैं 1 तो 1 ग्राम, खाते हैं, हाँ, उनको हम 0.8 कहते हैं। तो 0.2 ही कम किया हाँ, है आपने। प्रोटीन नहीं खाना तो आपका समझदारी नहीं है, तो वो भी एक चालाकी है कि आप प्रोटीन ही बंद कर दोगे तो आपका क्रिएटिनिन वैसे ही कम हो जाएगा, और वो भी थोड़े दिन के लिए कम रहेगा। क्रिएटिनिन तो कम हो जाएगा, बट बाकी सारी चीज़ें, छाती में पानी भरना, आंखों के नीचे पानी आना, दिल पे जो तकलीफें आने वाली हैं आपके किडनी ना चलने की वजह से, सीकेडी की वजह से, वो सब आप पानी में डुबा के नहीं ठीक कर सकते। ये हमें समझना है, हमारे पेशेंट्स को समझना है। तो जब मेरे पास जब पेशेंट आता है, ट्रांसप्लांट करना एज अ सर्जन मेरे लिए बड़ा काम नहीं है, मगर मरीज के ऊपर विश्वास दिलाना मरीज को कि भाई तुम इतनी जगह तुम जो धोखा खाकर आए हो, अब तुम्हारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है किसी और पे विश्वास करने की, वो अपने आप कम हो चुकी है। तो अब मैं कैसे समझाऊं कि तुम मेरे को भी विश्वास करो कि तुम अब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये समझाना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम है। कि भाई तुम पहुंच तो गए हो, तुम 10 जगह कराए हो, तुम ठीक नहीं हुए हो, बट असली इलाज तो यही था। इस पे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि भाई ये इलाज तुम्हारा सही था, और वो एक सबसे बड़ी उसका समस्या रीजन ये है ना डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। कोई अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, चाहे कितनी भी उनको नॉलेज हो। तो हर इंसान ये चाहेगा कि आप उसको ट्रांसप्लांट से पहले का कोई विकल्प बता दें। आपके पास भी कोई विकल्प होता है? नहीं, अगर आपकी किडनी स्टेज 5 में है, ग्रेड सीकेडी स्टेज 5 है, तो सोचना भी गलत है कि ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई विकल्प है। ब्रिज थेरेपी है। ब्रिज थेरेपी मतलब जब तक कि आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे, किसी भी वजह से आपका डोनर तैयार नहीं हो रहा है, आपका जो डोनर है उसको थोड़ा सा समय लग रहा है फिट करने में, किडनी ढूंढने में, तब तक आप ब्रिज थेरेपी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारा मरीज जब तक कि ट्रांसप्लांट के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो डायलिसिस पे जीवित रह सकता है, नॉर्मल नहीं रह सकता। डायलिसिस करा। हाँ, तो इससे पहले कि हम ट्रांसप्लांट पे हैं, मैं इसी पे आ रही थी। जो लोग डायलिसिस पे हैं अक्सर हम देखते हैं वो मरीज बड़े फ्रेल से होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए लोग डायलिसिस से भी डरते हैं। नहीं मैम, डायलिसिस का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे हैं तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं डायलिसिस के अलावा। हाँ, डायलिसिस सारे काम नहीं कर सकता, तो किडनी हमारे शरीर में 10 काम करती है। हीमोग्लोबिन कितना रखना है वो भी किडनी के हाथ में, कैल्शियम कितना बोन्स में होना चाहिए वो भी किडनी के हाथ में। अच्छा, सिर्फ खून साफ करना हमारी किडनी का काम नहीं है। तो जो डायलिसिस है हमारा, वो सिर्फ खून साफ कर रहा है, मतलब किडनी के 10 काम में से सिर्फ एक काम कर रहा है, बहुत जरूरी काम है वो भी। अगर हमारा खून साफ नहीं होगा तो हम वैसे ही हमारा शरीर गिव अप कर देगा, हम मृत्यु के पास पहुंच जाए। तो डायलिसिस जरूरी है, बट डायलिसिस सारे काम नहीं कर पा रहा है। सारे काम तो जब तक आपकी नई किडनी नहीं लगेगी ट्रांसप्लांट के बाद कोई नहीं करा सकता। तो किडनी हीमोग्लोबिन मेंटेन करती है, और किडनी उसके अलावा ब्लड को प्यूरिफाई तो करती ही है। यूरिनरी सिस्टम को ठीक रखने का काम भी किडनी ही करती है। बोन्स की हेल्थ भी किडनी रखती है। बोन्स की हेल्थ भी किडनी के हाथ में है। और आपने कहा कि अगर किडनीज खराब है तो हार्ट पे भी लोड आने लगता है। हाँ, जो हमारे खराब, जो हम खून साफ नहीं कर पा रही किडनी, तो हार्ट पे वो चीजें जमा होने लगती है। हार्ट की जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगती है, जो हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो हमारा 2D इको की जब भी हम रिपोर्ट कराते हैं उसमें हमें एक ही चीज समझना कि हार्ट कितना पंप कर रहा है, पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की कम हो रही है, क्योंकि उसको खराब ब्लड मिल रहा है। खराब ब्लड मिल रहा है, उसके चारों तरफ परत पे जमे जा रही चीजें उसकी मसल। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो मेरे पास संकट सबसे ज्यादा है कि उसको ये समझाना कि भाई अब जाके तू सही जगह आया है।
फिर उसका मेरे पे विश्वास करना, उसको ये समझाना कि भाई हम अब तेरे साथ, हम तुम्हारा फोन नहीं काटेंगे, हम वो वाला ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं कि हम 6 महीने 3 महीने तुम्हारे से पैसा लेके अब तुम्हारा फोन काटने लग जाए। हमारे साथ तो तुम अब जीवन भर रहोगे, मतलब हमारा जीवन या तुम्हारा जीवन, जिसका भी जीवन पहले है जी, तो हमारे साथ तो तुम अब जीवन भर रहोगे। तो अब आपकी जो कन्विक्शन है ट्रांसप्लांट को लेकर वो लोगों तक पहुंचाएं। उससे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं स्टेज 4 स्टेज 5 CKD के साथ, जिनकी किडनीज बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, सबसे कॉमन वजह आप उनमें क्या देख रहे होते हैं कि इस वजह से ज़्यादातर मरीज अपनी किडनी ख़राब करके आए? मैम वही स्टार्टिंग वाली, बीपी जो हमने कंट्रोल नहीं किया, डायबिटीज जो हमने कंट्रोल नहीं करी, स्टोन डिजीज जो हमने टाइमली ट्रीट नहीं करी। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा कि ये तीनों फैक्टर्स वो हैं जो लोग चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी किडनी बचा सकते हैं। 90 से 95%, अगर ये लोग, अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं जिनकी किडनी खराब हुई है, उनमें से 90%, 90 पेशेंट्स इन्हीं 3 बीमारियों की वजह से। तो अगर हम इन्हें कंट्रोल में रख लें, कहना आसान है मैम कि डायबिटीज कंट्रोल में रख लें, बट मुश्किल काम है। बट अगर हम कर लें, टाइमली डायग्नोज कर लें, टाइमली उसे ट्रीट करते रहें, मन से ट्रीट करते रहें, डॉक्टर्स पे विश्वास रख के ट्रीट करते, तो हम CKD स्टेज 5 से बच जाएंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल डाइटरी, टाइम पर दवाएं और थोड़ी सी एक्सरसाइज, अगर ये कर लें तो किडनीज बच सकती हैं। आप सोचिए, सिर्फ आपको अपने BP और शुगर पर नजर रखनी है और यूरिन रूटीन साल में 1 बार करा लीजिए। फिर भी नहीं कराया है और ट्रांसप्लांट की नौबत आ चुकी है, तो अब आपको डॉक्टर की सलाह पर अमल करने की जरूरत है। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो भारत का हमने डेटा देखा सबसे ज्यादा लिविंग डोनर से होता है, क्योंकि कोई ना कोई आपका परिवार का ही सदस्य होता है जिसको आप तैयार करते हैं। तो पहले तो डोनर के लिए लोग डरे रहते हैं कि इसकी ये किडनी जाएगी तो मैं तो पहले ही बीमार हूँ, ये भी बीमार हो जाएगा। और जिसका ट्रांसप्लांट होना है वो इसलिए डरा रहता है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद पता नहीं मैं ही कितना जीऊँगा। इन दोनों लोगों को आप कैसे एड्रेस करेंगे? तो मैम सबसे पहला आपने जो बोला कि क्योंकि हमारे यहाँ लिविंग ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमारे यहाँ भ्रांतियाँ बहुत है कि अगर हम इंडिया को छोड़ दें, बाहर के देशों को देखना शुरू करें, जो डेवलप कंट्री जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे लिविंग डोनर इतने नहीं है, वहाँ पे डिजीज डोनर है। डिजीज डोनर मतलब जो आदमी या औरत जिसकी मृत्यु हो गई है किसी भी कारण से अस्पताल के प्रेमाइसिस में, एक्सीडेंट से हो गई है, ब्रेन इंजरी से हो गई है, ट्रॉमा से हो गई है, जिसके बाकी अंग ठीक है, अगर वो सिर्फ अपने अंग देने लग जाए, उनके मन से या उनके रिश्तेदारों के मन से ये डर हट जाए कि भाई अभी अंग देंगे तो अगले जन्म में वो अंग नहीं होंगे उनके, ये भ्रांति अगर हट जाए, सिर्फ इतनी भ्रांति, तो वो कई लाइफ से, एक डिजीज डोनर 8 जिंदगियां बचा सकता है। अगर वही ये डिमांड सप्लाई का है मैम, तो अगर हमारे पास ये आने लग जाएंगे डोनर्स सिर्फ समझदारी फैलाने से, तो हमारे पास लिविंग डोनर कम हो जाएंगे। जो हमारी मन में है कि डोनर लिविंग वाले को तकलीफ आ सकती है, तो अपने आप ही कम हो जाएगा। मगर ये कह तो दिया मैंने, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ, जब हम लिविंग डोनर से भी लेते हैं तो डोनर को खतरा नहीं हो सकता, ये हम विश्वास दिलाते हैं। किस तरीके का खतरा? हम सबसे पहले लेने से पहले कि भाई हम जिससे भी ले रहे हैं उससे 2 तरह की जांचें कराते हैं। एक तो क्या वो ऑपरेशन झेलने लायक है पेशेंट, क्या वो ऑपरेशन के थ्रू जा सकता है, जैसे कि क्या उसके शरीर में उसका खून प्रॉपर है, CBC, LFT, उसका लिवर काम कर रहा है, उसका दिल काम कर रहा है, उसका 2D इको ठीक है, क्या वो बेहोशी झेल सकता है। ये सारी जांचें अगर उसकी ठीक है, उसके बाद हम जांच कराते हैं कि भाई उसकी दोनों किडनियां कितनी काम कर रही हैं। जो हमने DTPA स्कैन की बात करी थी, GFR, एक्चुअल GFR चेक करते हैं कि भाई लेफ्ट वाला इतना काम कर रहा है, राइट वाला इतना काम कर रहा है। अगर हम एक लेफ्ट वाला या राइट वाला ले लें तो बची हुई किडनी उसका क्रिएटिनिन कितने पे लाएगी। अगर ये सब मायनों में मापदंड पे वो स्टेबल रहता है, वो देने लायक लगता है, तो ही हम उसको लेते हैं। ये तो हुआ मेडिकल क्राइटेरिया, है ना, जिसमें आपने डोनर की हेल्थ को चेक किया। मुझे याद है कुछ साल पहले हम स्टोरी कर रहे थे तो हमने उसमें ये देखा था, एक डेटा था कि भारत में जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें 80% किडनी देने वाली पत्नी होती है या बहन होती है, महिलाएं होती हैं। 80 नहीं मैम, अब तो 90 है, महिलाएं होती हैं। तो फिटनेस का क्राइटेरिया तो आदमी आउट करके आता है, क्योंकि महिला बलिदान कर रही होती है एक तरह से। मैं बताता हूँ, मतलब फीमेल्स, मैं मतलब जिससे भी मैं बात करता हूँ, अगर जैसे मेरे जब भी इन्फैक्चुएशंस भी हुए या फिर मेरे कजन्स की कभी इन्फैक्चुएशन होता है, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं मुझे जी, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई क्या तुम्हारा इतना अच्छा इन्फैक्चुएशन है कि कभी जरूरत पड़ी तो किडनी दे दोगे क्या?
तो एक्चुअल सेट हो जाता है कि भाई किडनी नहीं दे सकते तो सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, तो पर महिला ही क्यों दे किडनी? परिवार में छोटा भाई भी हो सकता है ना, कोई और भी हो सकता है। अगर मान लीजिए भारत का कानून ये कहता है कि रिलेटेड को देना है, तो वो पत्नी या बहन माँ क्यों होती है हमेशा? मैम फीमेल्स का कैरेक्टर ही यही है कि वो अपना बलिदान करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल मतलब मना नहीं, मतलब ये तो हम देख रहे हैं फीमेल्स का जो अंदर से आता तो है। ये इन्फैचुएशन का क्राइटेरिया गलत है। लड़की ने कभी पूछा मुझे किडनी दोगे? लड़की ने नहीं पूछा। नहीं पूछा ना, पूछना चाहिए था। पूछना चाहिए था कि अगर वो किडनी देने जितना प्यार कर रहा है तो आपको तंग तो नहीं करेगा लाइफ में कभी। गानों में तो गा लिया दिल जिगर जान तुम्हारी है, लेकिन सच में किसी ने मांग लिया गुर्दा तो नहीं देंगे। तो फीमेल्स हैं मैम, फीमेल्स दे रहे हैं, अच्छी बात है दे रहे हैं। मतलब मैं तो जब भी कोई मेल हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है तो मैं उसे अलग से फोटो खिंचाता हूँ उसके साथ। मैंने कल भी किया है जिसने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया है। वाइफ को दिया बहुत रेयर है बट देना चाहिए अगर जरूरत है। बट आप मान रहे हैं कि 90% केसेस में महिलाएं होती हैं? महिलाएं, आप जो छोटे भाई की कह रहे हैं, हम छोटे भाई से इसलिए नहीं ले रहे, हम एल्डरली डोनर्स को प्रेफर कर रहे हैं कि जो 60, 65, 70 इयर्स के हैं जी। कानून हमें कहता है 60 तक ले लें। चलिए पिता, बड़ा भाई, पिता, माँ, हमने नाना नानी से भी ली हैं। एल्डरली डोनर्स से आपको लेने का कि अगर उनका फिट है वो दे सकते हैं। कानून ने जो हमने जनरल गाइडलाइन बनाई है 60 इयर्स दिया हुआ है, बट एक फिजियोलॉजिकल एज है, एक नंबर वाइज एज है जी। 60 इयर्स पेपर पे लिखना, आधार कार्ड 60 इयर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर वो 60 इयर्स, अगर वो खुद 70 साल का है बट उसकी बॉडी 60 इयर्स की है, क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए। अगर उनकी किडनी ठीक है, वो फिट है, तो दैट इज बेटर। कई सारी बीमारियां जो हम बची हुए 10% बीमारियां बात कर रहे हैं, 90 की तो हमने बात कर ली, डायबिटीज, बीपी, स्टोन, बचे हुए 10% वो ऑटो इम्यून डिजीजेस है जो आपकी फैमिली में और किसी को भी हो सकती है जी। तो इसलिए आप कोशिश करते हो कि अगर 60 इयर्स वाले हैं, 70 इयर्स वाले हैं, उनसे अगर आप लो तो उनको होने की वो ऑटो इम्यून डिजीज चांसेस कम है। जैसे एडीपीकेडी हुआ जिसमें किडनी में सिस्ट आ जाती है खूब सारी, वो 70 साल पे नहीं होगा। तो अगर उनके 70 या 60 पे भी किडनी में सिस्ट नहीं है और वो एक किडनी दे देते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होगी, तभी हम ले रहे हैं। और उनको भविष्य में ऑटो इम्यून डिजीज भी नहीं होगी क्योंकि वो उस उम्र को पार कर चुके हैं। इसलिए हम थोड़ा एल्डरली डोनर्स को प्रेफर करते हैं। तो जो आपने डोनर सेलेक्ट किया, उसका फिटनेस आपने देख लिया और एक किडनी हम मान लेते हैं कि आपने ले ली उसकी, वो फिट रहेगा उसके बाद? ना सिर्फ फिट रहेगा मैम, वो जीवन ज्यादा व्यतीत करेगा। उसका एज जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा एक किडनी पे, क्योंकि वो समझदार हो जाएगा। अब वो ऐसे ही काउंटर पे जाके दवाइयाँ खाना बंद कर देगा। जब दर्द हुआ वो खा रहा है, सीधे मेडिकल शॉप पे गया और दवाई खा ली, वो बंद कर देगा क्योंकि उसके दिमाग में अब उसका एक किडनी है। वो अपना रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराने लग जाएगा 6 मंथ्स पे। वो अपने हेल्थ चेकअप के लिए अलग से भी नहीं जाएगा। वो जिसकी किडनी दी है उसी के साथ एक बार डॉक्टर के पास चला जाएगा 6 महीने में एक बार। तो उसका जीवन काल, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। ये लोगों ने प्रूफ भी कर दिया। ऑन द साइडलाइंस आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही कि जो लोग दवाएं ऐसे फांकते रहते हैं, खासतौर पर पेन किलर्स, उनकी भी किडनी खराब जल्दी होती है। कॉमन कॉज है मैम। अब ये भी एक कॉमन कॉज है, ये रह गया हमारी बात में। ये भी एक कॉमन कॉज है कि एनसिड्स या फिर ये जो डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शंस या फिर ये जो पेन किलर्स हैं, ये धड़ल्ले से खाना कि घुटने में दर्द हो रहा था, 1.5 साल से खा रहे हैं वो घुटने के दर्द के लिए दवाई, ये किडनीज बिल्कुल बंद कर देती हैं, बहुत जल्दी बंद करती हैं। या तो एकदम से बंद कर देंगी या आप रेगुलरली खा रहे हो तो बंद कर देंगी। तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। अनकंट्रोल्ड ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना, महीने में 4 बार भी अगर कोई पेन किलर खा रहा है बिना डॉक्टर से बात किए और बिना किसी स्पेसिफिक वजह से, तो उसे रेगुलर मानना चाहिए। जरूर मानना, मतलब क्यों खा रहा है, क्या वो एडिक्ट हो गया उस दवाई पे? सही बात। अब आते हैं ट्रांसप्लांट पे। अब आपके पास वो मरीज है जो स्टेज 5, स्टेज 4 की खराब किडनी के साथ आपके पास है। आपने एक डोनर सिलेक्ट किया जो कि परिवार में से ही होना जरूरी है। परिवार, खून से रिश्ता होना जरूरी है, ब्लड रिलेशन, अदर देन वाइफ, सास, मतलब वाइफ की फैमिली, वो भी आपसे खून से रिलेटेड नहीं, बट वो भी हम रिलेटेड मानते हैं, उनसे ले ली जा सकती है। ओके, वाइफ और सास क्यों? आपने ससुर का नाम फिर नहीं लिया? ससुर नहीं, हम चाहते हैं कि ये महिलाओं से बोझ थोड़ा हटे। ये रेगुलर है इसलिए मेरे मुंह पे आ गया, बट बहुत रेयर है कि ससुर दे, सास देती। ये भारत के कैरेक्टर की पहचान है कि डेटा ये बता रहा है कि 80 to 90% डोनर जो लिविंग डोनर्स हैं वो घर की महिलाएं होती हैं। ट्रांसप्लांट के मरीज पर आते हैं। अब आपने उसके लिए किडनी सेलेक्ट की, उसको किस तरह से तैयार आपको करना पड़ता है और फिर उसकी आगे की जिंदगी कैसी रहती है?
तो जब तक हमने डोनर तैयार किया तब तक वो डायलिसिस पे है पेशेंट, अगर वो स्टेज 5 है तो, ताकि उसका शरीर गुर्दा लगाने लायक रहे। उसको गुर्दा लगना है, उसको एक मेजर सर्जरी के थ्रू जाना है जिसमें वो बेहोश होगा और वो गुर्दा लगवाए, तब तक के लिए उसको डायलिसिस कराना है ताकि वो तैयार हो, उसके खून साफ रहे, उसके हम लगा सकें, ऑपरेशन वो झेल सके। तो उसके लिए हम खून की जांचें कराएंगे, उसकी छाती के एक्सरे, ईसीजी, इको, ताकि वो बेहोशी जब हम दें उसे तो उस बेहोशी को झेल पाए और हम उसका किडनी लगा सकें। इसमें मैम आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताएंगे कि हमने दिल्ली में, मैं नंबर नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि पहला दूसरा, बट ऐसा मैंने नहीं पढ़ा था पहले कभी, हमने अवेक किडनी ट्रांसप्लांट किया। अवेक किडनी ट्रांसप्लांट। तो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो सिर पे ऑपरेशन कर रहे हैं, नीचे वो गिटार बजा रहा है, अवेक क्रेनियोटोमी देखी, कई रील्स चलती, तो ऐसा हमने अवेक किडनी ट्रांसप्लांट भी किया। मतलब जिस मरीज का ट्रांसप्लांट हो रहा था वो ओटी में जगा हुआ था, हमसे बातें कर रहा था, लोकल एनेस्थीसिया में। हाँ, रीजनल एनेस्थीसिया में से कह रहे हैं कि हमने सिर्फ नीचे का हिस्सा जहाँ हमें किडनी लगाना है उतना सुन किया और वो हमसे बात कर रहा है, हम उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि उसे हम ऑपरेशन दिखा नहीं रहे, बट हमसे बात कर रहा है बीच में एक पर्दा लगा के। और इंटरेस्टिंग बात है कि उसने अपना ऑपरेशन के बारे में नहीं ज़्यादा पूछा, उसने अपने डोनर के ऑपरेशन की ज़्यादा, कि वो ठीक, डोनर ठीक है, माँ थी, एक में वाइफ थी, महिलाएं थी, बट हाँ थी तो दोनों के लिए उसने सबसे पहले ये पूछा कि भाई वो ठीक है, उनका ऑपरेशन कैसा, मेरी मम्मी ठीक है। सेकंड उसका सवाल था कि भाई क्या पेशाब बनाया इस गुर्दे ने, तो हर बार उन्होंने पहले अपने डोनर के लिए पूछा। तो अब एक किडनी ट्रांसप्लांट भी हमने किया। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बेहोशी से डर लग रहा है या फिर उन्हें ऐसा अभी तक विश्वास नहीं जगा पा रहे हमारी टीम की भाई तुम सब ठीक करने की, हम उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि तुम्हें ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं, और वो अवेक किडनी ट्रांसप्लांट भी उनके पास ऑप्शन है जिसमें वो जगह जगह देख सकते हैं कि भाई किडनी आई, किडनी लगी, यूरिन बनाई। आपके पास चॉइस हो अगर, तो आप अवेक किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे या फिर जो भी पहले जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाए? उसमें हीमोडायनेमिकली, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हमें बीपी को ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करना, मेरा विषय नहीं है, मगर मेरे के साथ जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मेरा जो एनेस्थीसिया टीम है उनका ये मेन विषय है जी। तो उनका भी यही कहना है कि जो बीपी मेंटेन करने के लिए जो चीज चाहिए उसमें चेंज ही नहीं करना पड़ा हमें। यानी वो पेशेंट जो था उसका बीपी स्टेबल था, स्टेबल मोटे तौर पे बिल्कुल रहेगा, हमने उसमें कुछ बदलाव ही नहीं किया। ओके, तो आपको अवेक किडनी ट्रांसप्लांट करना अच्छा है, पेशेंट्स के लिए भी पेशेंट के दर्द भी कम है, अगले 48 से 5 मतलब 2 दिन से 4 दिन तक दर्द भी नहीं है उसे मतलब वो जगह जगह आया, जगह जगह बेड पे चला जाता है, बड़ा अच्छा मतलब देखने, हमने इसको पेपर में भी दिया, बट पेपर पे देने से ज़्यादा मरीजों के लिए है ये, कि जिनको ये थोड़ा सा भी वहम है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होगा, वो अवेक किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। ओके, कितना समय लगता है ट्रांसप्लांट करने में? मैम ये टीम का प्रोसेस है, अगर आपकी टीम अच्छी है तो 3 से 4 घंटे में आप ट्रांसप्लांट, क्योंकि 2 सर्जरी होनी है, एक तरफ डोनर का और एक तरफ रिसिपिएंट। सेम ओटी में होती है? एक मतलब आसपास वाले ओटी में पास होंगी, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। ओके। एक तरफ किडनी निकालने का, दूसरी तरफ किडनी लगाने की, जगह बनाने का, तो करीबन सेम टाइम पे चलती है, तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। ओके, और पेशेंट को एक बार ट्रांसप्लांट कर दी गई किडनी, उसके बाद कितने घंटों तक, कितने दिन तक ट्रांसप्लांट सर्जन को भी ये टेंशन रहती है कि भाई रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, सब ठीक है? मैम टेंशन तो जीवन भर रहती है कि मेरा मरीज ठीक रहे, ये तो अच्छी बात है। हाँ, टेंशन तो मरीज तो चाहता है मेरी टेंशन डॉक्टर ले ले। बिल्कुल, तो एम्पैथी तो हरदम रहती है जी। बट हाँ, रिजेक्शन जो आप बात कर रहे हैं, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होना बहुत कम हो गया, क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास बहुत अच्छी आ गई हैं। ओके। तो हाइपर एक्यूट जिसमें हम कहते थे कि किडनी लगाते ही नीली पड़ जाती, पेशाब नहीं बनाती, वो बहुत कम हो गया। ठीक है, मतलब 1000 में से 1 जैसा हो गया। अक्यूट रिजेक्शन के लिए भी हमारे पास दवाइयाँ आ गई जिसमें कि किडनी अगर चलते चलते थोड़ा कम काम करने लगे तो हम और दवाइयाँ दे सकते हैं, बूस्ट करते हैं। हाँ, बचा एक ही समस्या बची, क्रॉनिक रिजेक्शन, जिसके लिए हमारे मतलब क्रॉनिक मतलब 6 महीने बाद जो गुर्दे में बदलाव अपने आप होने लग रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अभी दवाइयाँ नहीं है। कोई ऐसी ठोस दवाई नहीं है जिसको हम कह सकें भाई ये क्रॉनिक रिजेक्शन रुक सकती है। तो इसी पे सवाल आता है मरीजों का कि सर आप किडनी तो लगा रहे हो, कितने साल चलेगी? तो हम उन्हें समझाते हैं कि आमतौर से 15 साल, बट अगर चलना हुआ किडनी को और रिलेटेड मैच से, HLA जिसे हम मैच करके लगा, अगर मैच हुआ तो 40 साल भी चल सकती है। भारत का ही एक भाई, इसने दूसरे भाई को दिया जो 40 से ऊपर साल उस किडनी ने चला, अभी भी चल जिसको ट्रांसप्लांट किया, भाई ने अपने भाई को दिया और वो 40 से ऊपर चली साल। तो ये जो क्रॉनिक रिजेक्शन, उसकी दवाइयाँ अभी हमारे पास ज्यादा नहीं है। और कितना होता है क्रॉनिक रिजेक्शन का रेट?
मैम ये स्लोली स्लोली होता रहता है, मतलब बदलाव शरीर में जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं ऐसे उस किडनी में भी धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। सवाल ये है कि मान लीजिए आपने पिछले 3 साल में 100 मरीजों का ट्रांसप्लांट किया, उसमें से कितने में आपको ये फेस करना पड़ा कि किडनी रिजेक्ट हो गई 6 महीने या साल तो भर में? इसका हम डेटा, जो हमारा डेटा है, तो जैसे अगर हम 100 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आज करते हैं, तो अगले साल जब हम इसी पॉडकास्ट में मिले तो उन 100 में से 96 से 97 गुर्दे चल रहे होंगे। 2-3 में हो सकता है कि रिजेक्शन हो गया। ओके, जो कि बहुत खराब नंबर नहीं है मैम। जिस स्टेज में वो हमारे पास आ रहा है, सीकेडी स्टेज 5 में, अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराता है, वो कोई भी और ट्रीटमेंट ले, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में 70% चांस है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब 10 में से 7 जीवित नहीं रहेंगे अगले 5 साल बाद, अगर वो सीकेडी स्टेज 5 में बिना ट्रांसप्लांट के रहते हैं। आपने कहा कि ट्रांसप्लांट करने के बाद चल सकती है, 15 साल भी, 40 साल भी चली है, अब उस मरीज को क्या ध्यान रखने की जरूरत है? तो ट्रांसप्लांट का फायदा ये है कि लाइफस्टाइल आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। आपको अब हर महीने में, हर हफ्ते में 3 बार अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है डायलिसिस कराने। ठीक है। या आपको घर में नहीं रहना पड़ रहा है। शुरुआत में हम कहते हैं कि 3 महीने जो शुरुआत की, जिसमें हम ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जो आपको थोड़ा इन्फेक्शन पकड़ाने में जल्दी पकड़ सकते हैं। तो शुरुआत के 3 महीने ध्यान रखना है कि आप थोड़ा कम लोगों से मिलें, बट उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बाहर जा सकते हैं, अपना जो ऑफिस वर्क है वो कर सकते हैं, बस कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ना खेलें। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब कि आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, रग्बी नहीं खेल रहे हो, बाकी सब कर सकते हैं। मेरे कई सारे पेशेंट्स अब तो मैम इन्फ्लुएंसर्स, फुटबॉल रग्बी खेलने में क्या दिक्कत है? मैम कोई कोनी मार दे आपकी किस तीसरी किडनी में, इसलिए दिक्कत है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से आप दूर रहें, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल ही कोई कोनी ही मार देगा ट्रॉमा का डर है, तो उसका एक समस्या। उसके अलावा आप सब काम कर सकते हैं। अब तो इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो मैंने मतलब 6 मंथ्स पहले बच्चे का ऑपरेशन किया, 21 साल का, जिसने अपने एकदम से उसे पता चला किडनी बंद हो गई। क्यों हो गई थी 21 साल में किडनी? उसको ऑटो में IgA नेफ्रोपैथी थी, उसको नहीं पता था। एकदम से जब वो आया किडनी बंद हो चुकी थी। उसके पापा ने उसको किडनी दी, फीमेल ने। मम्मी थोड़ी वेट में ज़्यादा थी, हालांकि पापा ने दी, पापा ने खुशी खुशी दी, दोनों ठीक है। और वो वापस से इन्फ्लुएंसर, मतलब वो वेडिंग कोरियोग्राफी करता था। उसका मेरे से एक ही सवाल था वो कि सर मैं ये वापस काम कर पाऊंगा। और उसने भी लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया, लास्ट मंथ उसने हमारे स्टेज पे डांस किया। तो इट वाज वन ऑफ द कि आप अपनी लाइफस्टाइल वापस गेन कर सकते हैं। मास्क पहन के रखना होता है क्या इन पेशेंट्स को? मास्क तो मैम अब सबको ही पहनना है, अगर आप बाहर जा रहे हैं। वो तो खैर भारत में रहना है तो मास्क में रह रहे हैं तो मास्क पहने तो अच्छा है। और अगर मास्क नहीं पहन रहे तो 6 फीट दूर रह से बात करें तो अच्छा है। आपके जो पेशेंट्स हैं वो प्रैक्टिस में कितना मास्क पहनते हैं? पहनते हैं हम तो, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही देखते हैं। ये शुरुआती 3 महीने 6 महीने या फिर जीवन भर पहनते हैं मास्क? तो हम तो, क्योंकि मेरे से मिलने जब भी आएगा वो हॉस्पिटल में मिलेगा, तो मेरा तो इंस्ट्रक्शन है कि भाई तुम गाड़ी से उतर रहे हो तो मास्क पहन के ही हॉस्पिटल में एंटर करो। ठीक बात है। तो मेरे से तो जब भी मिलेगा मास्क में मिलेगा। घर पे नहीं पहनेगा, ऑफकोर्स नहीं पहनेगा। घर पे अपने घर रहेगा, अपने काम पे जाएगा, ऑफिस वर्क करेगा, तब तो नहीं पहनेगा। तो चल सकता है उसका? बिल्कुल। आफ्टर 6 मंथ्स आपकी जो इम्यूनोथेरेपी है, जिसको हम मेडिसिन कह रहे हैं, जिससे कि आपका बॉडी उस किडनी को खराब ना करे, वो वाली मेडिसिन, वो उनकी डोजेज कम हो जाती है। पर वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं चलती रहती हैं, जीवन भर चलती है। जीवन भर चलती है। और अब तो जो हमारे फैक्टर था कि भाई दवाइयाँ जीवन भर खानी, उसका खर्चा कौन देगा, तो अब आयुष्मान भारत में तो सरकार ही देगी उसका खर्चा। तो हम दिल्ली में आयुष्मान भारत में ना सिर्फ ट्रांसप्लांट बट पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशन भी सरकार दे रही है। तो ट्रांसप्लांट का खर्च भी सरकार उठाएगी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो और ट्रांसप्लांट के बाद की दवाएं। तो आयुष्मान कार्ड ने मतलब जो एक मॉनिटरी फैक्टर, जिसके लिए लोग कहते थे कि एकदम से हम 5 लाख 8 लाख रुपए कहाँ से लाएं, तो सरकार वो भी दे रही है। तो पेशेंट को 0 पैसा खर्च करना है कार्ड के साथ। अगर वो कराता है 0 खर्च में उसका ना सिर्फ ट्रांसप्लांट बट पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस भी उसी में। ओके। ट्रांसप्लांट के मरीजों को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? एक तो क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं पे हैं तो इन्फेक्शन से बचना है उनको, जैसे आपने बताया। उसके अलावा कोई खास ख्याल रखना होता है उन्हें? सबसे जरूरी है दवाई खानी, टाइम पे दवाई खानी, दवाई मिस नहीं करनी मैम। जो हमारी इम्यूनोथेरेपी हम जो दे रहे हैं उसको नहीं छोड़ना। केस मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने 2 दिन दवाई छोड़ी और किडनी खराब हो गई, लगी हुई किडनी बंद हो गई। तो कंप्लायंस एकदम 100% चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं हम तो कि भाई कंप्लायंस है या नहीं। 100% चाहिए। कंप्लायंस मतलब एक भी डोज आपको मिस नहीं करनी है। पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशन की। अब चलते चलते बात कर लेते हैं
उन लोगों की जो अदरवाइज हेल्दी हैं, उन लोगों को अपनी किडनी को ठीक रखने के लिए कौन कौन सी आदतें हैं गलत जो कि नहीं करनी चाहिए? कम पानी पीना एक पहली आदत, कि आप कम पानी पिएंगे तो पथरी बनने की समस्या। दूसरा, हेल्थ चेकअप ना कराना। डायबिटीज, हाइपरटेंशन अगर आपको है तो पहले पकड़ में आ जाए। तीसरा, अगर आपको पेशाब करने में समस्या हो रही है, पेशाब रुक रहा है, रुक के हो रहा है, तो उसको टाइमली ट्रीट कराना। कुछ लोग अपने काम की वजह से या और वजहों से बहुत देर तक यूरिन होल्ड भी करके कुछ लोग नहीं मैम, इसमें मोस्ट कॉमन फीमेल्स हैं। हाँ। इसमें भी फीमेल्स हैं जो क्योंकि जगह नहीं होती उनको ना, वो तो अब हम नहीं चेंज कर सकते जगह, तो अब मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं जगह ठीक कर, बट स्टिल ये काम ठीक नहीं है। उससे नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। आपका ब्लैडर धीरे धीरे करके न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तरफ बढ़ने लगता है कि वो इतना चौड़ा हो जाता है, उसमें फ्लो आने में दिक्कत आ जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको यूरिन होल्ड भी नहीं करना चाहिए देर तक। ये किडनी की हेल्थ के लिए है। पानी पीने को लेकर लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कितना पानी पर्याप्त होता है, तो आप क्या सलाह देंगे? मैम, क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो पानी से ज़्यादा मेरे लिए यूरिन इम्पोर्टेंट है। तो इतना पानी पिए कि आप 2 से 2.5 लीटर यूरिन कर रहे हैं। कि अगर आप एसी में बैठे तो आप 3 से 3.5 लीटर पिएंगे तो भी आपको 2.5 लीटर यूरिन आएगा। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो आप 5 लीटर पानी पिएंगे तो जाके आपको 2.5 लीटर यूरिन आएगा। तो आपको इतना पानी पीना है कि यूरिन आए 2.5 लीटर, थोड़ा सा येलो टिंच हो उसमें और फ्लो से आए। ये आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए। ये आपकी किडनी की सेहत का इंडिकेशन है, और आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है डॉक्टर साहब ने तफसील से बताया है। किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि डोनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अनफॉर्चुनेटली भारत में लिविंग डोनर्स फिलहाल किडनी दे रहे हैं ज़्यादा मामलों में। ये आंकड़ा तब बढ़ सकता है जब डिसीज्ड डोनेशन यानी कि मृत्यु के बाद लोग अंग दान के बारे में सोचना शुरू करें। बहुत मुहिम चल चुकी है इसको लेकर, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि उनके मन में क्या गलतफहमियां हैं। हम इसको अगर सम अप करें तो बहुत पुरानी फिल्म है आनंद, उसका एक डायलॉग था, जब तक जिंदा रहा तब तक मरा नहीं, और जब मर गया तो मैं ही नहीं। तो जब आप रहेंगे ही नहीं तो फिर ऑर्गन्स का क्या होने वाला है, अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, आपको उसकी कितनी ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के धर्म में पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो फिर इन सब चीज़ों को साइड में रखिए और मेडिकल साइंस पर भरोसा करके आने वाली जनरेशन्स को, ज़रूरतमंदों को आप कुछ दे कर जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर कोई डोनेशन करना चाहता है और वो सोचता है कि उसको चलिए ऑर्गन डोनेशन करना है, तो वो कैसे उसके बारे में शुरुआत कर सकता है? तो मैम, हमारी गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है जी। तो नोटो की वेबसाइट्स हैं, उस पे आप अपना जाएं, अपना डिटेल्स लिखें, आपको एक कार्ड मिलेगा कि आपने रजिस्टर कर दिया। आपने अपनी सिर्फ एक ये कार्ड ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती आपकी मृत्यु के बाद किडनी ले लेंगे या ऑर्गन्स ले लेंगे। ये तो आपने अपनी बस इच्छा जगाई है कि भाई मैं देना चाहता हूँ। तो अगर आप ये इच्छा जगाएं और वो कार्ड लें और आपकी खुदा ना खास्ता किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो आपकी फैमिली से बताया जाएगा कि भाई इनकी इच्छा थी, पर फिर भी डिसीजन आपके नेक्स्ट टू किन, मतलब आपकी फैमिली का ही रहेगा कि आपको ऑर्गन्स उन्हें देने हैं या नहीं देने। बट बस आप अपनी इच्छा बता सकते हैं कि भाई मैं देना चाहता हूँ मेरे मरने पर, और वो कार्ड आप रख सकते हैं। तो एक ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने करी। दूसरा, हमारे देश में अगर ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं तो किसी कारण से होपफुली आगे जाके हम ऐसा एक देश बन जाए जो या तो ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट की तरफ जाए। ऑप्ट इन मतलब कि अगर हम ऑप्ट इन कार्ड बनवा लें तो अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली से ना पूछा जाए। आपने क्योंकि अपनी, जब आप खुद होशोवाज में थे तब आपने वो कार्ड बनाया था, तो अब आप ऑप्ट इन मतलब अब डॉक्टर्स के पास ये है कि आपके ऑर्गन्स अगर यूज कर सकते हैं तो हम कर सकें। और उससे भी ज्यादा अगर हम और डेवलप हो जाएं, क्या पता, तो हम ऑप्ट आउट कंट्री बन जाएं। ऑप्ट आउट मतलब अगर हमने वो कार्ड नहीं बनवाया ऑप्ट आउट, तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट या डॉक्टर्स के पास वो हो कि भाई आपकी मृत्यु हुई है तो हम आपके ऑर्गन्स ले सकते हैं क्योंकि आपने ऑप्ट आउट कार्ड नहीं बनाया। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो ये जो संकट है, जो ये खरीद फरोख है ऑर्गन्स की, जो हम हर तीसरे या चौथे महीने में पढ़ते हैं कि भाई वहाँ अनरिलेटेड डोनर्स हो रहे हैं, वहाँ ये स्कैम हुआ है, वो सब बंद। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में सबसे ज्यादा होता है। अभी हाल ही में हमने यूपी में एक केस देखा है, कानपुर का। बिल्कुल मैम, ये सब बंद हो जाएगा अगर हम सिर्फ डिजीज डोनर पे काम करने लग जाए। डिमांड सप्लाई है मैम, अगर डिमांड आने लग जाएगी, सप्लाई आने लग जाएगी तो ये डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी हम अगर 10 मरीज को डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसमें से सिर्फ एक का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बाकी 9 नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास डोनर नहीं है। और सोचिए ये संख्या बहुत बेहतर की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली भारत में मौतों का आंकड़ा, क्योंकि आबादी इतनी है तो मौतों का आंकड़ा भी
ठीक ठाक रहता है, इतना तो रहता ही है कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ऑर्गन्स पहुंच सकें। हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए ये भी सोचते हैं कि आप जाते जाते अपने जाने से पहले अपने ऑर्गन्स की एक ऐसी वसीयत लिख कर जाएं जिसमें फैमिली की कंसेंट ना भी हो तो आपके ऑर्गन्स लिए जा सकें। ये हक डॉक्टर्स को आप दे कर जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक बहुत नोबल कॉज हमने लोगों को बताने की कोशिश की है और किडनीज की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए उसकी भी कोशिश की है। थैंक यू।